नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं 10 में है दम। आज आपके लिए कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। आज सबसे पहले 10 में है दम में हम आपको बताने वाले हैं मुख्तार की सारी हेकड़ी निकल गई। जिस मुख्तार की तूती बोलती थी अब वो घबराया हुआ है और मुख्तार पर आज क्या बड़ा फैसला आया है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर रहेगी। बड़ी खबर है पेपर लीक से जुड़ी हुई। छात्र परेशान हुए थे पेपर लीक मामले को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा था छोड़ेंगे नहीं और अब क्या बड़ा एक्शन लिया गया है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आखिर में बात करेंगे बड़ी और अहम खबर की, मौत का ट्रांसफार्मर। सावधान हो जाइए क्योंकि ट्रांसफार्मर से जान चली गई है। ये घटना कहां पर घटी है और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की एक समय तूती बोला करती थी। वही मुख्तार जो लोगों को डराता था, धमकाता था, लेकिन उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी गई और मुख्तार को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। जिस मुख्तार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे और ये वही मुख्तार है जो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था, लेकिन अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये मामला आखिर कौन सा था और इस मामले के बाद, इस सजा के बाद मुख्तार की हालत क्या है वो इस रिपोर्ट में समझा। योगी राज में मुख्तार की निकल गई हेकड़ी। माफिया मुख्तार पर चला कानूनी हंटर। मुख्तार को फिर उम्र कैद की सजा। अतीक की तरह मिट्टी में मिल गई मुख्तार की माफिया गिरी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन तो पहले ही आ गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने भी उसका हिसाब कर दिया है। दरअसल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और एक के बाद एक उसकी अपराध कुंडली खुलती चली जा रही है। बुधवार को ऐसे ही एक आपराधिक मामले में मुख्तार अंसारी पर कानूनी चाबुक चला है। जो शस्त्र लाइसेंस का जो फर्जी मामला 36 साल पुराना चला था, उसमें कहीं न कहीं इनको एक बड़ी सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास। यानी कि वो 302 के मामले में तो जेल में है ही, लेकिन ये जो आजीवन कारावास की जो सजा शस्त्र लाइसेंस के जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के लिए जो उनको सुनाई गई है, कहीं न कहीं ये बहुत ही निगेटिव है उनके लिए। अब सारी जिंदगी उनको जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल मुख्तार को 36 साल पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के मामले में मुख्तार पर दोष सिद्ध हुआ था। मुख्तार पर 2,02,000 का जुर्माना लगाया गया है। माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने माफिया मुख्तार मुंह लटकाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल में पेश हुआ। बांदा जेल में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा इंटर स्टेट यानी IS 191 के सरगना माफिया डॉन मुख्तार को 8वीं बार सजा हुई है। 90 से लेकर 34 साल ये ट्रायल चला और इसमें आज जाके प्रोनाउंस हुआ जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने उनको इस गुनाह के लिए गुनाहगार साबित करते हुए मुख्य जो धारा 467 थी उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना तो उनके ऊपर काफी 2,02,000 रुपए जुर्माना लगा है और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 1 साल 1 सप्ताह उनको और जेल में भुगतना पड़ेगा। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को IPC की धारा 466-120 B में उम्र कैद के साथ 1 लाख रुपया जुर्माना, 420-120 B में 7 साल की सजा साथ ही 50,000 का जुर्माना, 468-120 B में 7 साल की सजा व 50,000 का जुर्माना और आर्म्स एक्ट में 6 महीने की सजा के साथ
2000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी का कहना है कि वो MP MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो वही विकल्प बचता है, उच्च न्यायालय में जाकर अपनी बात कहेंगे और मेरा मानना है कि हम निर्दोष साबित होंगे। अदालत उचित समझेगी, जमानत दे देगी। मुकदमों में अगर आधार होगा जमानत देगी। यूपी में कभी आतंक का पर्याय रहा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आज अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। एक वक्त था जब लोग मुख्तार अंसारी के नाम से थर थर कांपते थे। मुख्तार के आपराधिक मंसूबे का शिकार बनने के बाद भी गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था, लेकिन आज यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की हालत बद से बदतर हो गई है। मुख्तार की सारी माफियागिरी मिट्टी में मिला दी गई है। ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि 30-30, 40-40 साल के 70-70, 80-80 मुकदमे वाले अपराधियों को सजा होनी शुरू हुई है। मैंने दोनों ज़माने देखे हैं। 90 के दशक का वो ज़माना भी देखा है जब इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत सोच भी नहीं सकता था, और अब आप देखिए तो व्हील चेयर पे आपको दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे समय बदला है। जिस तरह की इन लोगों ने तमाशा किया है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसे। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद माफिया मुख्तार अंसारी को राहत नसीब नहीं हो पा रही है। मुख्तार अंसारी अपनी सजा कम करवाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मुख्तार अंसारी एक खूंखार अपराधी है। कई केस मुख्तार पर दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी ने यूपी में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था, इसलिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे रखना ही जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आइए अब आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश पेपर लीक आपको याद होगा, इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन आज हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। रिसोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन यह सिंडिकेट आखिर हरियाणा तक कैसे पहुंचा, और क्या नकल के लिए बाकायदा वहां पर पाठशाला चल रही थी, इसी का खुलासा आज हो गया है। वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। यूपी STF एक्टिव मोड में है। पेपर लीक मामले से जुड़े छोटे से छोटे इनपुट पर भी यूपी STF बड़ा एक्शन ले रही है, और उसी सक्रियता का नतीजा है कि 12 मार्च को यूपी STF के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। ये तस्वीर गौर से देखिए। इस शख्स का नाम महेंद्र शर्मा है। महेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी हरियाणा के जींद जिले से की गई है। यूपी STF के मुताबिक गिरफ्तार महेंद्र शर्मा यूपी पुलिस पेपर लीक मास्टरमाइंड सॉल्वर गैंग का सदस्य है, जहां से परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। यूपी STF ने आरोपी महेंद्र शर्मा के कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया है। यूपी STF के मुताबिक मोबाइल में अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाते समय का वीडियो और फोटो है। इसके अलावा महेंद्र शर्मा से 18 फरवरी को दूसरी पाली का पेपर और साथ ही उसकी उत्तर कुंजी भी बरामद की गई है। पूछताछ में सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार सदस्य महेंद्र शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई है जो गुरुग्राम में मानेसर के एक रिसोर्ट की बताई जा रही है। यूपी STF के मुताबिक पेपर आउट कराने में शामिल गिरफ्तार महेंद्र शर्मा ने यूपी पुलिस पेपर लीक की तैयारियां कैसे, किसने और कहां की गई थी, उसका राज फाश कर दिया था। दरअसल 1000 सॉल्वर बुलाए गए थे। गुरुग्राम के रिजॉर्ट में 1000 अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर क्लास लगाकर 18 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट के पेपर को 16 फरवरी को ही रटवाया गया था। इस नेटवर्क को दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम पहल चला रहा था। सभी 1000 अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। अभ्यर्थियों को पूरे दिन पेपर पढ़वाया गया था।
फिर 17-18 फरवरी को इन अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था। जो अभ्यर्थी पैसा नहीं दे पाए, उनके ओरिजिनल दस्तावेज नकल माफिया गैंग ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इसी गैंग के महेंद्र शर्मा को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। नकल माफिया गैंग का सरगना दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम पहल फरार है। दरअसल यूपी एसटीएफ के हाथ ये बड़ी सफलता 7 फरवरी को मेरठ के कंकरखेड़ा में हुई 6 गिरफ्तारियों के बाद लगी है। 7 फरवरी को एसटीएफ ने मेरठ से नकल माफिया गिरोह की साहिल, दीपक, बिट्टू, रोहित, प्रवीण, नवीन को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ हुई तो फिर हरियाणा के जींद से महेंद्र शर्मा गिरफ्तार किया गया। साथ ही गुरुग्राम के रिसोर्ट की असलियत खुलकर सामने आई। पेपर आउट के मास्टरमाइंड का नाम यानी विक्रम पहल एक्सपोज हो गया। साथ ही कई और नाम महेंद्र शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ के सामने उगल दी। यानी महेंद्र शर्मा मेरठ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संपर्क में भी था। आपको बता दें कि पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी थी। साथ ही 6 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की बात कही गई थी। यानी हरियाणा में गुरुग्राम के इसी रिसोर्ट के अंदर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की तैयारियां की गई थी। यहीं से पेपर आउट की साजिश अंजाम दी गई थी। हरियाणा से यूपी और दिल्ली तक यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी साफ कह चुके हैं कि अब नकल माफिया न घर का रहेगा न घाट का, और यूपी एसटीएफ उसी तर्ज पर काम कर भी रही है। अब वे न घर पे रहेंगे न घाट पे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार के। पटना में जो आज घटना घटी है उसने सबको सन्न कर दिया है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ट्रांसफॉर्मर फटा और उसमें जान चली गई है। लेकिन यह हादसा आखिर कैसे हुआ है, इसके बाद क्या एक्शन लिया गया है, वो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पटना के सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को दिल दहला देने वाला बड़ा हादसा हो गया। दोपहर के वक्त अचानक कोर्ट परिसर में लगे बिजली ट्रांसफॉर्मर में तेज ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक वकील देवेंद्र कुमार की मौत हो गई तो 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें वकील और मुवक्किल शामिल हैं। पटना सिविल कोर्ट में खतरनाक हादसे में एक वकील की मौत हो गई है और मौत का कारण है ये बिजली में का एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ था जो कि अचानक ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर यह स्थिति है, टेबल कुर्सी पर गिरा, आग से झुलस गए। एक देवेंद्र कुमार नाम के वकील की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने में जुट गई। हादसे के बाद वकीलों में आक्रोश भी देखने को मिला। घटना से आक्रोशित वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और सभी वकील धरने पर बैठ गए। हम लोग का मांग है अविलंब बिजली विभाग पे एफआईआर हो। हमारे जो अधिवक्ता मरे, मुंशी मरे, उनको अविलंब मुआवजा का व्यवस्था किया जाए 50 लाख रुपए का। और मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा हमारे अधिवक्ता को तब तक यहाँ से आंदोलन नहीं खत्म होगा। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान के पास स्थित पटना सिविल कोर्ट में दोपहर 1:45 बजे ये भीषण हादसा हुआ। पटना कोर्ट परिसर में कार्यवाही के बाद वकील और मुवक्किल खड़े हुए थे, तभी बिजली ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ और पास खड़े वकील मुवक्किल चपेट में आ गए, जिससे एक वकील की मौत भी हो गई। देवेंद्र प्रसाद नोटरी पब्लिक थे, वो शरीर से भी विकलांग थे और पहले वो पुराने बिल्डिंग में बैठते थे जिनको तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे अपना बैठे हुए थे, अचानक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट होने पर कुर्सी जो है छत विछत हो गया। हाँ, छत विछत हो गया। तो यहाँ पर उनके अलावा भी और भी अधिवक्ता थे, अधिवक्ता लिपिक, ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो करीब 7-8 आदमी इंजर्ड हैं। हादसे के बाद पटना सिविल कोर्ट में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब सिविल कोर्ट के बिजली ट्रांसफार्मर में विस्फोट क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिहार में इस लापरवाही के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। और आक्रोशित वकीलों को आपने देख लिया है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से यह घटना घटी है वो सवाल तो खड़े करती ही है, साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे की भी मांग कर डाली है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इस मामले को लेकर कब मुआवजा मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। पशुपति पारस ने कह दिया है कि हम सारे विकल्प खुले हुए हैं, सभी पर विचार करेंगे। सीट के फॉर्मूले से पशुपति पारस नाराज हैं और अब हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये संकेत उन्होंने दिए हैं। पशुपति ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं और सीट शेयरिंग जिस तरह से बिहार में हुई है उसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है और ये जो लड़ाई है काफी पुरानी है। अगर आप इस लड़ाई को देखेंगे, क्योंकि जो मतभेद हैं वो उजागर होते जा रहे हैं और इसी वजह से अब बिहार की सियासत में सवाल बड़ा अहम हो गया है कि पशुपति पारस क्या कदम उठाने वाले हैं। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल 10 में दम में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।